Now students, in the last class we have seen the operations on stack by using the Python, and today we will discuss about the queue, which is another linear kind of data structure. So today's topic is queue. क्यू अभी जब हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था तो हमने बताया था कि लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होता है और क्यूज़ क्या होती है. तो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट क्यू इज़ अ काइंड ऑफ फीफो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. क्यू बिल्कुल वही क्यू है जैसे कि क्यू हम लोग स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पे देखते हैं, या फिर राशन कार्ड की दुकानों पर, कंट्रोल की दुकानों पर आजकल राशन कार्ड लेकर के लोग क्यूज़ बना करके काम कर रहे हैं. तो बिल्कुल वही क्यू है. तो इसमें ये जैसा कि मैंने अभी बताया कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फीफो टाइप ऑफ लिस्ट. फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. मीन्स इन दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर the insertion and deletion are performed from two other points. The insertion is performed from the rear of the queue. rear का मतलब जो लास्ट पॉइंट, एंड है, जो टेल है जो क्यू की, वहाँ से होता है. एंड द डिलीशन इज परफॉर्म्ड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू. मतलब क्यू का जो फ्रंट है, जो सबसे पहला व्यक्ति है, वो क्यू में से सबसे पहले बाहर निकलेगा, और जो सबसे लास्ट का जो पर्सन है वो क्यू से सबसे बाद में बाहर निकलेगा. तो इस तरह का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्यू बोलते हैं. तो इसके बारे में 2 लाइन लिख देता हूँ मैं कि क्यू इज अ फीफो काइंड ऑफ लिस्ट. फीफो स्टैंड्स फॉर first in first out. Q stands for, Q is a FIFO kind of list. In which insertion is performed from the rear of the queue while deletion is performed from another point which is the front of the queue. Of the queue. तो ये तो बात क्लियर हो गई कि इंसर्शन और डिलीशन इसमें 2 अलग अलग पॉइंट से परफॉर्म किया जाता है. इंसर्शन रियर से परफॉर्म किया जाता है, जबकि डिलीशन फ्रंट से परफॉर्म होता है. तो सपोज़ कि जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक क्यू है, मान लीजिए ये एक क्यू है, ये है. तो ये क्यू है. तो इसमें जैसे कि इसका नाम मान लीजिए मैंने क्यू ही रख दिया. तो ये जो होगी ये क्यू 0th लोकेशन होगी, जबकि ये क्यू फर्स्ट लोकेशन होगी,
क्यू सेकंड लोकेशन होगी, इस तरह से थर्ड लोकेशन होगी, फोर्थ लोकेशन होगी, और ये क्यू फिफ्थ लोकेशन होगी। अब मान लीजिए इसके अंदर एलिमेंट हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं रेंडमली। तो ऐसे केस में क्यू का जो फ्रंट होगा इज इक्वल टू 0 होगा, और जो क्यू का रियर होगा वो 5 होगा इस करंट क्यू में। ठीक है, मान लीजिए एक दूसरी क्यू हम बनाते हैं। ये एक सेकंड क्यू है। अब इसमें मान लीजिए 10, 20 और 30। अब मान लीजिए ये एक क्यू है। अब ये है Q0, Q1, Q2, 3, 4 और Q5। तो इस क्यू की अगर हम बात करें तो फ्रंट इज इक्वल टू कितना होगा 2, while the rear is 4। ठीक है, ये क्यू है। तो अब अगर इस क्यू की हम बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है, इसको मान लीजिए हम कैपेसिटी मान लेते हैं। कैपेसिटी, अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी 6 है। इसकी भी कैपेसिटी 6 है। अब मान लीजिए एक और क्यू हम लेते हैं यहाँ से। ये क्यू लिया। अब इसकी भी कैपेसिटी कितनी है, इज इक्वल टू 6 है, और ये एक क्यू है। अभी इसका ये 0th एलिमेंट है, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये क्यू का 5th एलिमेंट है। तो ऐसे केस में अगर इस क्यू की बात करें तो इसमें फ्रंट कितना है, नहीं पता। रियर कितना है, ये भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये एक एम्प्टी क्यू है। तो जब क्यू एम्प्टी होती है तो ऐसे केस में हम फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 सेट कर देते हैं। मतलब जब फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 है तो ऐसे केस में क्यू हमारी एम्प्टी कहलाती है। मतलब क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, अब मान लीजिए एक क्यू ये है, ये है क्यू, ये Q0, Q1, 2, 3, 4 और Q5। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 एलिमेंट है, यहाँ पर है। तो ऐसे केस में फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 है। तो जब फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 होता है तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि ओनली 1 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द क्यू विच इज़ कंसीडर्ड एज फ्रंट एज वेल एज रियर। मतलब क्यू के अंदर केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो फ्रंट भी है और रियर भी है। ठीक है ना, ओनली 1 एलिमेंट। इन द क्यू। तो 3-4 हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे। तो अब जैसे कि अगर इस क्यू की हम बात करें जो क्यू नंबर फर्स्ट है, तो ऐसे केस में फ्रंट इज इक्वल टू 0 है और रियर इज इक्वल टू 5 है। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि रियर इज इक्वल टू
कैपेसिटी -1 है, ठीक है ना। तो जब फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो और रियर इज इक्वल टू कैपेसिटी -1 हो, इसको मिटा कर फिर से बता देता हूँ मैं, इसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। अभी जैसे कि मान लीजिए एक Q है हमारी, Q इज इक्वल टू, और ये Q है, तो 1 2 3 4 5। अब ये है Q का 0th एलिमेंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये Q का 5th एलिमेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे है 10, यहाँ पर 20, यहाँ 30, 40, 50 एंड 60। अभी क्या है कि इसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, 6 होगी। और फ्रंट कितना है, 0 है, और रियर कितना है, 5 है। ये फ्रंट है और ये रियर है। तो अगर रियर इज इक्वल टू 5 है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि रियर इज इक्वल टू कैपेसिटी -1 है, कैपेसिटी 6 है, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो अगर फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो एंड रियर इज इक्वल टू कैपेसिटी -1 हो, तो ऐसे केस में हम ये बोलते हैं कि Q इज एम्प्टी, सॉरी Q इज फुल। तो जब फ्रंट इज इक्वल टू 0 हो और रियर इज इक्वल टू कैपेसिटी -1 हो, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि Q इज फुल, Q इज फुल, ये फुल है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए ये Q है और ये Q है, और ये Q0 है, Q1 है, और इस तरह से 0 1 2 3 4 5, और ये Q7 है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी इज इक्वल टू 8 है, और फ्रंट कितना है, कुछ भी नहीं है, रियर कितना है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस में इसको हम -1 सेट कर देते हैं। तो जब फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 है, तो इस सिचुएशन में या इस केस में हम बोलते हैं कि Q इज एम्प्टी। Q हमारी क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो जब Q इज फुल, जब Q हमारी फुल है, तो ऐसे केस में कौन सा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया जा सकता भाई। इंसर्शन को हम लोग Q के केस में, जब Q के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जब बात करते हैं, तो इंसर्शन को हम लोग बोलते हैं NQ ऑपरेशन। और डिलीशन को बोलते हैं DQ ऑपरेशन। जब स्टैक का जब केस लेते हैं, जब स्टैक के बारे में बात करते हैं, तो इंसर्शन को बोलते हैं पुश ऑपरेशन और डिलीशन को बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। लेकिन जब Q के इंस्टेंस में हम लोग बात करते हैं, जब Q के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो ऐसे केस में इंसर्शन को बोलते हैं NQ ऑपरेशन और डिलीशन को बोलते हैं DQ ऑपरेशन, ठीक है।
तो जब Q फुल है तो ऐसे केस में NQ ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। NQ ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ठीक है। और जब Q एम्प्टी है, मान लीजिए यहाँ पर Q एम्प्टी है, तो जब Q एम्प्टी है तो ऐसे केस में क्या होता है कि DQ ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। तो जब Q फुल है तो ऐसे केस में NQ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, और जब Q एम्प्टी है तो ऐसे केस में DQ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो एम्प्टी ऑपरेशन कब NQ ऑपरेशन कब परफॉर्म किया जा सकता है? तो एम्प्टी ऑपरेशन तब परफॉर्म किया जा सकता है जब Q का जो एलिमेंट है वो लेस देन रियल हो। समझ में आ रही है बात ना? तो मतलब NQ ऑपरेशन तभी परफॉर्म किया जा सकता है जब Q के जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो लेस देन रियल हो। ठीक है ना? तब NQ ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। और DQ ऑपरेशन कब परफॉर्म किया जा सकता है? जब एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो जब फ्रंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब Q के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम DQ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसमें से एलिमेंट्स को DQ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब इसके बाद में हम फिर से इसको बताते हैं NQ और DQ के बारे में थोड़ा डिटेल में। अब बात करते हैं NQ ऑपरेशन की, मतलब इंसर्शन की। इंसर्शन, ये पेन नहीं चल रहा, दूसरा पेन ले लेते हैं। NQ ऑपरेशन NQ ऑपरेशन, तो देखिए NQ ऑपरेशन के लिए दो कंडीशन होती है कि पहली कंडीशन तो ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि नंबर 1 सिचुएशन ये है कि Q इज़ फुल। ठीक है, Q इज़ फुल। तो अगर Q फुल है तो ऐसे केस में तो हम लोग सिंपली एरर मैसेज थ्रो कर देते हैं। एरर मैसेज थ्रो कर देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन Q इज नॉट फुल, Q इज नॉट फुल, तो जब Q फुल नहीं है तो ऐसे केस में, जब Q फुल नहीं है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक मिनट बंद करो। तो देखिए NQ ऑपरेशन में क्या होता है कि पहली कंडीशन तो ये है कि Q फुल है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि Q फुल नहीं है। तो अगर Q फुल नहीं है तो इसमें भी दो कंडीशन होती है कि पहला है कि क्या Q एम्प्टी है, Q एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि
फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 को सेट कर देते हैं, 0 पर सेट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर Q फुल नहीं है तो ऐसे केस में भी दो सिचुएशन है कि अगर Q फुल नहीं है तो Q एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो जो भी एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा, जो भी एलिमेंट NQ किया जाएगा वही फ्रंट हो जाएगा और वही रियर हो जाएगा। मतलब अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 है तो आफ्टर द इंसर्शन, आफ्टर द NQ ऑपरेशन, द फ्रंट एंड रियर विल बी 0। मतलब हम इंसर्शन के बाद में फ्रंट और रियर दोनों को 0 पर सेट कर देंगे। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि Q नॉन एम्प्टी है। अगर Q एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ऐसे केस में अब हमको पता है कि इंसर्शन कहाँ से परफॉर्म होता है, रियर से परफॉर्म होता है। तो ऐसे केस में हम रियर में इंक्रीमेंट कर देते हैं, रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 कर देते हैं। समझ में आई ना बात? तो 3 कंडीशन हो गई इसके अंदर कि NQ ऑपरेशन के लिए अगर Q फुल है तो सिंपली एरर मैसेज थ्रो कर देते हैं कि NQ ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज Q इज़ फुल। दूसरी कंडीशन ये है कि Q फुल नहीं है। अगर Q फुल नहीं है तो भी दो सिचुएशन है कि या तो Q एम्प्टी है और या तो फिर Q नॉन एम्प्टी है। तो अगर एम्प्टी है तो ऐसे केस में जो एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसी का Q का फ्रंट बना देते हैं और उसी को रियर बना देते हैं। मतलब Q के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, वही फ्रंट और रियर है, और दोनों को किस पर सेट कर देते हैं, 0 पे सेट कर देते हैं। और अगर एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, तो ऐसे केस में हम रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 कर देते हैं। मतलब रियर में इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रियर से ही इंसर्ट किए जाएंगे और रियर में एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये है आपका NQ ऑपरेशन। फिर बात आती है DQ ऑपरेशन की। DQ ऑपरेशन, अब DQ ऑपरेशन में भी जो पहला केस है वो ये है कि Q एम्प्टी तो नहीं है, Q इज एम्प्टी। पहला केस है कि Q एम्प्टी है। अगर Q एम्प्टी है तो ऐसे केस में सिंपली एरर मैसेज थ्रो कर देते हैं। एक एरर मैसेज थ्रो कर देते हैं कि नो आइटम कैन बी डिक्यूड बिकॉज Q इज एम्प्टी। और दूसरी सिचुएशन ये है कि व्हेन Q इज नॉट एम्प्टी। नॉन एम्प्टी, व्हेन Q इज नॉन एम्प्टी। तो अगर Q एम्प्टी नहीं है तो ऐसे केस में भी पहली सिचुएशन ये है, पहला केस ये है कि क्या फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 है तो ऐसे केस में हमको ये पता चल जाता है कि Q में केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि फ्रंट भी है और रियर भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 सेट कर देते हैं। मतलब अगर Q हमारी नॉन एम्प्टी है और फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 है, मतलब Q के अंदर केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और आफ्टर द DQ ऑफ दैट एलिमेंट
the queue will be empty, and that is front is equal to rear is equal to -1, which is the condition of empty queue. ठीक है, ये कंडीशन हो गई. और दूसरा ये है कि बी कंडीशन में कि क्यू नॉन एम्प्टी है, तो ऐसे केस में क्या फ्रंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. सॉरी, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू की कंडीशन चेक कर चुके हैं. क्या फ्रंट इज ग्रेटर देन 0 है? तो अगर फ्रंट इज ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे केस में मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर क्यू के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम सिंपली डिलीशन के बाद में फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देते हैं. क्यों? क्योंकि जब इंसर्शन होता है, जब एनक्यू ऑपरेशन होता है तो हमेशा रियर से परफॉर्म होता है, और जब डिलीशन ऑपरेशन होता है तो हमेशा फ्रंट से परफॉर्म होता है. जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारी क्यू है, मान लीजिए कि ये क्यू है, तो इस क्यू में, तो इसमें ये है आपका क्यू 0, फिर ये 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कैपेसिटी इसकी 7 है. तो अब मान लीजिए कि फ्रंट हमारा यहाँ पे ये है, 20 है और 30 है. ठीक है, तो ऐसे केस में जब डिलीशन होगा तो हमेशा फ्रंट से परफॉर्म होगा, और जब ये 10 डिलीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देंगे. मतलब अब नेक्स्ट एलिमेंट को हम नया फ्रंट बना देंगे. इसी तरीके से जब ये भी डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 कर देंगे, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को नया फ्रंट बना देंगे. एज फॉर एज इंसर्शन इज कंसर्न, जहाँ तक इंसर्शन का सवाल है, तो जैसे कि मान लीजिए 40 है. ठीक है, अब जो नया एलिमेंट मान लीजिए यहाँ से 50 हमने इंसर्ट किया, तो अभी अगर इस केस में अगर ये रियर है, तो जब नया एलिमेंट इंसर्ट किया तो ऐसे केस में 50 नया एलिमेंट हो गया. तो ऐसे केस में अगर रियर हमारा 4 था तो अब की बार रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1, या फिर रियर हमारा 5 हो जाएगा. समझ में आई ना बात? तो इस तरह से मतलब कहने का, जब इंसर्शन करते हैं तो रियर में इंक्रीमेंट करते हैं, और जब डिलीशन करते हैं तो फ्रंट में इंक्रीमेंट करते हैं. ठीक है ना? तो इस तरह से इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन इसमें एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. अब रही बात डिस्प्ले ऑपरेशन की या फिर ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन की, अगर हम बात करें तो वो भी बड़ा इजी है. जब भी देखिए स्टैक में जब भी एलिमेंट्स को हम लोग प्रिंट कराते हैं तो कहाँ से प्रिंट कराते हैं, टॉप से प्रिंट कराते हैं. ठीक है, इसी तरीके से क्यू के अंदर जब हम एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे तो फ्रॉम फ्रंट टू रियर प्रिंट कराएंगे. ठीक है ना? मतलब कि पहले फ्रंट प्रिंट होगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट एलिमेंट वो फ्रंट माना जाएगा, वो प्रिंट किया जाएगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट वो फ्रंट मान के उसको प्रिंट कराएंगे. ठीक है ना? इस तरह से हम लोग क्यू के एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं. तो हम लोग जब प्रोग्राम देखेंगे, जब प्रोग्राम बनाएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग देखेंगे कि फ्रंट टू रियर, इस तरह से मैसेज भी प्रिंट करा देंगे कि फ्रंट टू रियर. तो फ्रंट जैसे कि अभी जैसे स्टैक था तो उसमें क्या था कि जैसे 10, 20, 30, 40 और 50, तो ऐसे केस में टॉप से एलिमेंट प्रिंट होता था, मतलब 50 पहले प्रिंट होता था, उसके बाद में फिर 40 प्रिंट होता था, उसके बाद में फिर 30 प्रिंट होता था, उसके बाद में फिर 20 प्रिंट होता था, फिर फाइनली 10 प्रिंट होता था. मतलब ये 50, 40, 30, 20 और 10, टॉप पर कौन सी वैल्यू है, 50 है. ठीक है ना? तो हम लोग टॉप से वैल्यू को प्रिंट कराते थे, टॉप टू बॉटम वैल्यू को प्रिंट कराते थे. लेकिन जब क्यू की बात आएगी तो ऐसे केस में हम किसको प्रिंट कराएंगे, हम इस तरह से प्रिंट कराएंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50. क्यों? क्योंकि फ्रंट हमारा यहाँ पे 10 है और 50 सबसे लास्ट में आया था, तो वो रियर है, वो सबसे लास्ट में प्रिंट होगा. तो जब क्यू को प्रिंट कराते हैं तो फ्रंट टू रियर प्रिंट कराते हैं हम लोग, और जब स्टैक को प्रिंट कराते हैं तो ऐसे केस में हम
टॉप टू बॉटम स्टैक को प्रिंट कराते हैं, मतलब टॉप की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। ये टॉप है, फिर टॉप माइनस माइनस कर दिया तो ये टॉप हो गया, फिर टॉप माइनस माइनस कर दिया तो ये टॉप हो गया। और इसी तरह से इसमें क्या करते हैं कि इस तरह से हम लोग प्रिंट कराते हैं, मतलब ये फ्रंट है, उसके बाद में फिर इस तरह से फ्रंट टू रियर वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो ये एक टोटल सिनेरियो है क्यू ऑपरेशन, लीनियर क्यू ऑपरेशन का टोटल सिनेरियो है, जिसमें आज हम लोगों ने देखा कि क्यू में एन क्यू ऑपरेशन, डी क्यू ऑपरेशन, फुल, एम्प्टी, ये किस तरह से हम लोग चेक करते हैं और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसी क्यू का पाइथन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है क्यू। और क्यू का प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद में हम लोग न्यू चैप्टर की तरफ स्विच ओवर करेंगे, विच इज़ द डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन। डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मतलब पढ़ेंगे, मतलब एक दिन और बचा हुआ है। कल क्यू बताने के बाद में हम डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एरे से रिलेटेड, 1D 2D एरे से रिलेटेड एक असाइनमेंट भी आप लोगों को देंगे, जिसको कि आप लोगों को सॉल्व करना होगा। और अभी मैंने सबसे पहले जब फंक्शंस पढ़ाया तो उससे रिलेटेड असाइनमेंट दिया, फिर रिकर्सिव फंक्शन पढ़ाया उससे रिलेटेड असाइनमेंट दिया, फाइल हैंडलिंग पढ़ाई उससे रिलेटेड असाइनमेंट दिया। इसके बाद में फिर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ तो अब इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी दूंगा और उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि सॉल्व करने के बाद में आप लोग एक हेल्दी रिस्पॉन्स आप लोग देंगे। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।